नमस्कार 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 मित्रांनो, मी आहे तुमच्या केमिस्ट्री मास्टर टीचर मनीष सर। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। आप सब लोग सोच रहे हो कि सर आपके पीछे जो इमेज रखा है काफी टेंशन भरा है ना? तो ये इमेज किसी और का नहीं बच्चों, बल्कि आपका ही है। आप सोचो ना, आपने जब 10th पास किया, 10th करने के बाद आपने क्या लिया? साइंस। साइंस लेते ही आपने बहुत सारे सपने जुटाए रखे थे कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फार्मासिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बनना है। इन सब ड्रीम के साथ हम सब लोग साइंस स्ट्रीम में आ गए। बट कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ाई करने लगे और कुछ लोग ऐसे थे जो थोड़ा सोचा कि यार 11 तो चिलिंग ईयर है, थोड़ा चिल मारते हैं। और चिल मारते मारते आपका अप्रैल आ गया 12th का, और 12th भी स्टार्ट हो गया और अभी भी चिलनेस खत्म नहीं हुआ। अभी भी हम लोग चिली मार रहे थे। अप्रैल गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर गया, आता काय आली? आली दिवाली, है ना? दिल दिल दिवाली, आली दिवाली। अब दिवाली आ गई है बच्चों, तो सोचो कितना हम लोग आगे आ चुके हैं। अब आ चुका है नवंबर। नवंबर के बाद गिन चुन के 2-3 मंथ बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और उन्हीं 2-3 मंथ में मैं 1-2 और मंथ जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? आपका एंट्रेंस एग्जाम आने लगेगा। जैसे अगर मैं बात करूं जेईई मेंस का, तो जनवरी में ही है ना? लेकिन सीईटी के लिए अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो उसके मई में है। फिर भी बच्चों अभी आपका क्या हो जाएगा? जनरल सबमिशन, ये सब चीजें तो स्टार्ट हो जाएंगी, है ना? लेकिन उसी के साथ अगर आप ध्यान देते तो आपके पोर्शन भी बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और आज सिचुएशन या तो ऐसी है ना, या फिर कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है। मतलब टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन भरा है, सोल्यूशन का कुछ पता नहीं। तो बच्चों आज इन्हीं सब चीजों का मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं। हम लोग का क्या हो गया है, प्रिपरेशन करने तो भी बैठ रहे हैं। मैं बुक ले रहा हूं, तो फिजिक्स ले रहा हूं, फिजिक्स में पढ़ रहा हूं थोड़ा टॉपिक, तब तक मन में आता है अरे यार चलो केमिस्ट्री ले लेता हूं। फिर मैंने केमिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट किया कुछ पढ़ना, तब तक मन में आता है यार कि वो मैथ्स का थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, फिर मैथ्स पढ़ना चालू कर दे रहा हूं। मतलब सब्जेक्ट कैसे प्लानिंग करना है यही नहीं हो पा रहा है। एक सब्जेक्ट ले रहा हूं, फिर एक सब्जेक्ट, अरे बाप रे करना क्या है, बहुत सारा टेंशन आ गया है। तो आज एटलीस्ट आपके पास में केमिस्ट्री को प्लान स्टडी कैसे करना है सीईटी के लिए, इसका सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बोर्ड का तो आपका प्रिपरेशन चल ही रहा है, आपने सेमेस्टर में बहुत अच्छा किया है, और बीच बीच में हम लोग गाइड करते रहेंगे कैसे बोर्ड का एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करना है, कैसे अच्छा स्कोर लाना है बोर्ड में, क्या क्या गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करना है। ठीक है, तो वो सब चीजें तो हमारा डिस्कशन चलते ही रहेगा। लेकिन मेनली इंपॉर्टेंट जो आज का मैं डिस्कशन का बात करूंगा, तो इट इज रिलेटेड टू व्हाट? योर एमएसटी सीईटी। क्योंकि एमएसटी सीईटी का अगर मैंने प्लानिंग अच्छे से कर लिया तो कोई भी मुझे स्टॉप नहीं कर सकता 98-99 परसेंटाइल लाने से। अगर मैंने आज से स्टडी करना चालू किया, आज ये जो दिवाली का सीजन आ गया ना, इसमें से भी स्टार्ट किया, तो भी कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन उसके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए देखते हैं कैसे प्लान करना है बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं एमएसटी सीईटी का, तो इतना चीजें तो हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम देखें एमएसटी सीईटी के बारे में, तो एमएसटी सीईटी मेनली जो होता है ना, इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। मतलब ये क्या होता है, आपका ऑनलाइन ही मोस्टली होता है 99%, बट स्टिल नोटिफिकेशन आने तक का हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि शायद से कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स चेंज हो जाए, तो दे मे कंडक्ट इट ऑफलाइन ऑल्सो, बट 99% चांसेस है इसका ऑनलाइन का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है, द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ 11th एंड 12th एज सजेस्टेड फॉर द एमएसटी सीईटी। मतलब आपका जो पोर्शन रहने वाला है एमएसटी सीईटी के लिए, स्पेसिफिकली 11th 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक से ही रहने वाला है। कोई भी चीज बाहर से नहीं आने वाला है। स्ट्रिक्टली, मैं तो सिंपल सा बोलता हूं, अगर स्ट्रिक्टली अगर आप अपने टेक्स्ट बुक से अलाइन रहेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता अच्छा मार्क्स लाने से। अरे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो एंड में प्रिपरेशन करके, बोर्ड एग्जाम के बाद भी प्रिपरेशन करके, अगर उन्होंने करेक्ट वे में प्रिपरेशन किया है तो 99-98 परसेंटाइल ला दिया है। लेकिन द वे ऑफ प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक आपने आलस किया है, ठीक है, लेकिन अगर आप अब आलस करोगे तब आपको दिक्कत हो जाएगी बच्चों, इसलिए अभी आलस करना नहीं है। अब देखिए
इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा अप्रोक्सीमेटली 20% वेटेज जो होता है 11th का है और 80% वेटेज जो है 12th का है। मतलब मेनली अगर सीईटी का बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंस किसको दिया है, 12th के पोर्शन को। और आप हो भी 12th में तो 11th का इंपॉर्टेंट है पोर्शन, नो डाउट 20% के लिए, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है जो 12th से रिलेटेड है तो 12th के पोर्शन में कवर हो जाते हैं। लिखने के लिए हमने बोला है कि 20%, गवर्नमेंट ने बोला 20%, लेकिन उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपके 12th में हो जाते हैं। तो 11th का इंपॉर्टेंट क्या है, 11th का इंपॉर्टेंस है बच्चों फॉर द बेस। बोलते हैं ना बेस अगर तगड़ा है तो सब कुछ तगड़ा है। तो आपका 12th अगर अच्छे से करना है तो 11th का बेसिक्स तो पढ़ना पड़ेगा, जो हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। व्हाट आर द बेसिक्स रिक्वायर्ड टू गेट गुड मार्क्स इन योर सीईटी, सो दैट 11th का बेसिक्स अगर आपको अच्छे से आ गया तो 12th का आपको इजीली प्रिपरेशन लगने लगेगा, प्रिपरेशन इजी लगने लगेगा और आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अब देखो बच्चों, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यूज अगर मैथ्स में देखते हैं तो 10 एमसीक्यूज 11th में आता है, 12th के पोर्शन से 40 आता है। लेकिन इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है बच्चों की एक एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। वहीं पे अगर आप केमिस्ट्री का बात करते हो 10 क्वेश्चन आता है आपका 11 से, 40 क्वेश्चन आता है 12 से, एंड ईच वन इज कैरिंग 1 मार्क्स। तो इसमें आपके कॉम्बिनेशन होते हैं, आप पीसीएम कॉम्बिनेशन ले सकते हो या फिर पीसीबी कॉम्बिनेशन लेते हो। अगर आप पीसीएम कॉम्बिनेशन लेते हो तो आपका हो गया, जैसे सिमिलरली अगर केमिस्ट्री का बात करें 10, 40 अगेन 100, तो आपका पीसीएम का अगर बात करें तो पीसीएम में क्या हो जाएगा, 100 मार्क्स मैथ्स के, 100 मार्क्स केमिस्ट्री और फिजिक्स के, टोटल कितने हो गए आपके 200 मार्क्स। तो इसमें फिजिक्स भी कवर हो गया, केमिस्ट्री भी कवर हो गया, मैथ्स भी कवर हो गया, इफ यू आर गोइंग फॉर द पीसीएम कॉम्बिनेशन। लेकिन वहीं पे अगर आप पीसीबी कॉम्बिनेशन के लिए जाते हो बच्चों तो यहां पे आपका 11th का केमिस्ट्री और फिजिक्स, 12th का केमिस्ट्री और फिजिक्स तो सेम रहेगा, बट सिर्फ बायो के केस में 11th में से आपको आते हैं 20 क्वेश्चन और 12th में से आते हैं आपको 80 क्वेश्चन। तो यही एक डिफरेंस होता है पीसीएम और पीसीबी कॉम्बिनेशन में। पीसीएम में क्या हो जाता है, मैथ्स का एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो सेम है, लेकिन मैथ्स का एक क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करता है, 2 मार्क्स। लेकिन वहीं पे पीसीबी में अगर हम लोग बात करें तो बायो का एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, मतलब फॉर 100 मार्क्स यू हैव टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन। अब बोलोगे ऐसा क्यों, तो सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर हम लोग बायो के क्वेश्चंस लेते हैं दे आर मोस्टली मेमोरी बेस्ड। अगर आपने टेक्स्ट बुक को लाइन टू लाइन रीड करके रखा है तो क्वेश्चन फटाक से 10 to 20 सेकंड्स में आपको क्लिक होते हैं और आप इजीली क्लिक करके अगले क्वेश्चन पे जा सकते हो। मैथ्स से थोड़ा सॉल्विंग है यार, टाइम तो देना पड़ेगा, है ना। अब आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं यार सीईटी तो यूं हो जाएगा यूं, लेकिन ऐसा नहीं है। सीईटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं विच आर सिमिलर टू जेईई मेंस लेवल, which are similar to NEET level। देखिए यहां पे लाइन लिखा है बच्चों, the question will be mainly application based, the difficulty level, ये ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, difficulty level will be at par with JEE main and NEET। JEE main और NEET में जिस क्वेश्चन के लेवल होते हैं, जैसे क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वैसे ही आपके सीईटी में भी क्वेश्चंस के लेवल हो सकते हैं। तो हल्के में मत लो बॉस, पन्ना तो पडेगा भावा, अभ्यास करायलाच लागेल, कळलं का। अभ्यास करना ही पड़ेगा अपने को अभी से, और सीरियसली करना पड़ेगा, हल्के में लेना नहीं है सीईटी को, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट लेवल तक होते हैं। लेकिन इसका जो बेस्ट पार्ट है ना, बेस्ट पार्ट क्या है कि देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। यहां पे हमारा निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप बिंदास क्लिक कर सकते हो, जो नहीं आते हैं उसमें भी अगर आपने कोशिश किया कि हाँ बाबा इससे रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट किया है बट स्टिल आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, उसको भी टिक मार सकते हो, बिकॉज देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। अगर निगेटिव मार्किंग रहता है, जैसे जेईई मेंस में, नीट में निगेटिव मार्किंग रहता है, तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको आते रहता है, यू आर 99% श्योर, बट फिर भी कभी कभी मेरे सब मन में डाउट आ गया ना, 1-2% का भी डाउट आ गया कि यार शायद से मैं रॉन्ग हूं, तो आप क्लिक नहीं करते हो।
लेकिन वहीं पे अगर मैं सीईटी का बात करता हूं, आप अगर 80% भी श्योर हो ना, जिन पे आप बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जिसपे आप तो 99% क्या 100% श्योर है, बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जिसपे अगर आप 80% 70% भी श्योर है तो उसको भी टिक करके आना है। बस सिंपल से अगर बात करूं ना बॉस, तो पेपर छोड़ के आना नहीं है, क्योंकि अगर आप पेपर छोड़कर आओगे ना तो आपने में क्या गलती किया है, मार्क्स आता हुआ, मतलब बोलते हैं ना जैसे पर्स में मेरे पैसा आ रहा है, मेरे को पैसा यहां पे डालना है बट फिर भी मैंने जेब फटी हुई रखी है, तो यही रखना। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो पेपर अटेम्प्ट करने से पहले कम से कम 10 to 20 मॉक टेस्ट देना। अब बोलोगे सर मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो ना बच्चों, यहां पे पीसीएम में अगर मैं बात करूं टोटल कितने हैं हमारे 150 क्वेश्चन है। अब 150 क्वेश्चन 3 आवर्स में अपने को सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, अगर हमने टाइम मैनेज नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर देंगे, इसलिए टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप ट्राई करो कि आपका जो 3 आवर्स का पेपर है वो ज्यादा से ज्यादा 2 आवर 10 मिनट्स 2 आवर 20 मिनट्स में सॉल्व हो जाए। अगर आपने इस स्पीड को मैच कर लिया ना तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता 99 परसेंटाइल लाने से, ये मेरी गारंटी है, ये मनीष सर की गारंटी है। लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, आप सोच रहे हो कि यार मैंने चलो ये पर्टिकुलर पब्लिकेशन है इससे मैंने पढ़ लिया, ये वाले ऐप से पढ़ लिया, वो वाले ऐप से पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने टेस्ट का प्रैक्टिस ही नहीं किया तो आपके मार्क्स कैसे आएंगे बच्चों? क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया हुआ है ना तो बहुत टाइम ऐसा हो जाता है ना कि आता हुआ क्वेश्चन भी आपने सोचा था कि सपोज मैंने पीसीएम कॉम्बिनेशन का एग्जांपल लेता हूं, आपने सोचा था कि 150 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करके आऊंगा, लेकिन आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आप हार्डली 110 क्वेश्चन, भाई 40 क्वेश्चन आप छोड़कर आ गए। अब सोचो 40 क्वेश्चन में छोड़कर आ गए, दूसरा चीज क्या हो गया, आपका परसेंटाइल क्राइटेरिया चला गया, तीसरा चीज क्या हो गया कि उस 40 में से आप 30-35 क्वेश्चंस के आपको आंसर आते थे। सोचिए आपका सिचुएशन कैसा रहेगा बच्चों, आई कैन इमेजिन योर सिचुएशन। तो हमें उस सिचुएशन में नहीं जाना है, बहुत पेनफुल सिचुएशन हो जाएगा बच्चों। एज अ टीचर मैं नहीं चाहूंगा कि कोई बच्चा उस सिचुएशन में जाए, इसलिए आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हो, कहीं से भी करो, लेकिन आप मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बच्चों। जितना हो सके उतना आप टेस्ट दो ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट आए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले पार्ट पे बच्चों। अगले पार्ट का अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने कुछ लिस्ट आउट किया हुआ है, टॉपिक और वेटेज। अब देखिए अगर आप 12th का बात करते हैं तो 12th का पोर्शन तो आपको सबको पता ही रहेगा। टोटल टॉपिक कितने हमारे हैं, यहां से देख सकते हैं आप लोग, टोटल 16 टॉपिक है। ठीक है, 12th में हमारे पास टोटल कितने टॉपिक हैं, 16 टॉपिक है। अब उसमें भी मैंने उसको कैटेगराइज कर दिया है इन फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री, ताकि आप अपने फेवरेट पार्ट के हिसाब से स्टार्ट कर सको। जैसे किसी का अगर फिजिकल पार्ट स्ट्रांग है तो फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करे प्रिपरेशन, किसी का इनऑर्गेनिक पार्ट स्ट्रांग है तो इनऑर्गेनिक पार्ट से स्टार्ट करे, किसी का ऑर्गेनिक स्ट्रांग है तो ऑर्गेनिक से स्टार्ट करे बच्चों। तो इसलिए आपको मैंने इस सब टॉपिक को कैटेगराइज करके दे दिया है कि फिजिकल में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर कौन सा टॉपिक मेरा फिजिकल में कंसीडर होगा, कौन से इनऑर्गेनिक में कंसीडर होगा, कौन सा ऑर्गेनिक में कंसीडर होगा, कौन सा अप्लाइड केमिस्ट्री में होगा। तो मैंने उसको ऑलरेडी सेपरेट कर दिया है। यही नहीं, मैंने प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे पेपर्स चेकआउट किए जो अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, ताकि उससे पॉसिबिलिटी समझे कि बाबा एक टॉपिक करने से मेरे कितने क्वेश्चंस कवर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, अब अगर बात करते हो आप सॉलिड स्टेट का, यहां पे फिजिकल केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए सॉलिड स्टेट का 3 मार्क्स, सॉल्यूशंस का 3 मार्क्स, इनऑर्गेनिक का 3 मार्क्स, सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम का 3 मार्क्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का 3 मार्क्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3 मार्क्स, केमिकल काइनेटिक्स का 3 मार्क्स। मतलब अगर मेरे फिजिकल के टॉपिक कितने हैं, 6 हैं, और हर टॉपिक से अगर क्वेश्चन देखते हो बच्चों तो यहां पे 3 मार्क 3 मार्क 3 मार्क 3 मार्क 3 मार्क 3 मार्क, मतलब हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 3। दैट इज ईच टॉपिक इज हैविंग वेटेज ऑफ 3 मार्क्स। मतलब अगर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री अगर अच्छे से कर लिया
तो 6 इंटू 3 टोटल कितना हो गया 18 मार्क्स। मतलब आउट ऑफ 50, मैं 11th का बात ही नहीं कर रहा हूं, 11th का भी अगर मैं निकाल देता हूं 10 क्वेश्चन, तो सिर्फ मैंने फिजिकल केमिस्ट्री किया तो जो 12th के क्वेश्चन है 40, उसमें से 18 क्वेश्चन तो मेरे यू बन जाते हैं अगर मैंने फिजिकल स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक में बच्चों, तो जिसमें आप एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 ले लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको हम लोग डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं, वो सब कर लिया और कोऑर्डिनेशन कर लिया। तो यहां पे भी अगेन आपके टॉपिक देखिए, इसका कितना हो गया 3 इंटू 2, टोटल कितने हो गए 6 मार्क्स, और यहां पे हो गया 2 मार्क्स, मतलब इनऑर्गेनिक पार्ट मेरा कैरी कितना करता है 8 मार्क्स। तो अगर आपने फिजिकल अच्छे से कर लिया 18 मार्क्स हो गया, इनऑर्गेनिक अच्छे से कर लिया आपका 8 मार्क्स हो गया, तो 18 और 8 कितना हो गया टोटल 26 मार्क्स। मतलब अगर फॉरगेट अबाउट द ऑर्गेनिक एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मैंने सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी अच्छे से कर लिया तो भी मुझे मिल जाता है टोटल 26 मार्क्स आउट ऑफ 40। 50 की बात नहीं हो रही, आउट ऑफ 40। सोचिए कितना अच्छा लग रहा होगा। अभी आपको समझ रहा होगा कि अरे हाँ यार, अगर ये मैं करूं ना तो टेंशन होने वाला नहीं है। तो इसलिए प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक पार्ट पे। तो ऑर्गेनिक में अगर हम लोग नोटिस करें तो हमारे पास टोटल 4 टॉपिक ऑर्गेनिक में आते हैं। कोई कोई बायोमोलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक में कंसीडर करता है, कोई कोई उसको अप्लाइड केमिस्ट्री में कंसीडर करता है। बट एनीवेज कंसिडरेशन कहीं पे हो, पढ़ाई से मतलब है ना, कंसिडरेशन कहीं पे भी हो, पढ़ाई से मतलब है बच्चों। तो अब देखो ये जो 3 टॉपिक है मेरे स्टार्टिंग के, वो अगेन 3 मार्क्स कैरी करते, टोटल कितना हो गया 9 मार्क्स। ठीक है, अब यहां से बायोमोलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर एंड ग्रीन केमिस्ट्री इज जस्ट रीडिंग टॉपिक से, जस्ट अच्छे से आपने रीड अप कर लिया तो आपको यहां से मिल जाता है आपका 5 मार्क्स। अब आपको मैंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया बच्चों, फिजिकल का, इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का, अप्लाइड का। अब आप प्लान कर सकते हो कि वेदर यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बोलोगे सर अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री का बात ऐसा है ना भाई कि जस्ट आपने रीड किया ना बॉस तो भी हो जाता है। तो मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो या तो फिजिकल इनऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन लेके, या फिर फिजिकल ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन लेके, और इनके साथ एड ऑन में अपने को अप्लाइड केमिस्ट्री के बस टॉपिक्स रीड कर लेना, रीड करके जो की पॉइंट्स है उसको नोट कर लेना है, उससे आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स आ जाएगा। मतलब 40 में से कम 35 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे अगर आपका थोड़ा ऑर्गेनिक कच्चा है या फिर आपका थोड़ा सा इनऑर्गेनिक कच्चा है, अगर एक पक्का है दूसरा थोड़ा बहुत गड़बड़ भी है, तो भी आप एटलीस्ट उसको रीड करके याद रख के ट्राई मार सकते हो बच्चों। क्योंकि बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पे आपका ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा, रॉन्ग ही होगा ना। रॉन्ग होने के बाद भी मार्क्स जाने वाला नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। तो आपको टॉपिक को प्लान करना है, उसके हिसाब से स्टडी करना है और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसमें मैंने कुछ जैसे सिंपल अगर मैं बात करूं जैसे अभी आपने ले लिया सॉलिड स्टेट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे सॉलिड स्टेट का, तो सॉलिड स्टेट में आपका पहला चीज तो क्या हो गया, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, और मोर यू कैन से टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। जो भी रहेंगे हमारे बीसीसी, एफसीसी, एससीसी, उनका फिर उनका रेडियस, एज लेंथ रिलेशन याद रख लेना है। रेडियस एज लेंथ रिलेशन याद रख लेना है। डेंसिटी का फॉर्मूला याद रख लेना है। तो ये सब चीजों अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सॉलिड स्टेट में कभी कभी एकदम सिंपल से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको याद रखना है और फटाक से क्लिक हो जाता है। फॉर्मूला बेस्ड हो जाने के बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड में हम लोग आ गया मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड,
कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, इसके किसी भी पॉइंटर से आ जाएगा। दे कैन गिव यू एग्जांपल्स देके बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोवैलेंट सॉलिड। तो ऐसे कुछ भी क्लासिफाई करने के लिए आ सकता है। फिर एंड वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, दैट इज डिफेक्ट में, लाइक शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, या फिर फ्रैंकल डिफेक्ट में द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन में क्या डिफरेंस होता है। ये सब चीजें पे क्वेश्चंस आ सकता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसके जो जैसे रहते हैं अपना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर जो हम लोग का आ गया, देन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इस सब पे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में ना फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन थियरी भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जैसे अभी केमिकल काइनेटिक्स ले लिया या सॉल्यूशंस ले लिया, तो उसपे भी हमारे जो फॉर्मूला रहेंगे लाइक डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबीएम, इसको ब्रेक करते जाओ, केबी इंटू N2 अपॉन W1 इन केजी। फिर इसको और ब्रेक किया मैंने तो ये हो जाएगा मेरा केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन केजी। तो जितने भी फॉर्मूला, अभी मैंने डेल्टा टीबी की जगह डेल्टा टीएफ ले लिया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ले लिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर में है हम लोग का वेंट ऑफ फैक्टर, ये सब पे कुछ भी क्वेश्चन आएंगे बट डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। कभी कभी तो इतना इजी हो जाता है ना बच्चों की, पूछ देता सिंपल सा कि भाई ये फॉर्मूले में केबी को बोलते क्या है, तो यू नो दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। सेम चीज अगर हम लोग का आ जाएगा फ्रीजिंग में, अगर उसी चीज को मैंने केएफ से रिप्लेस कर दिया तो केएफ चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस हमारे भर भर के आते हैं। देन आयनिक इक्विलिब्रियम का अगर आप बात करोगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको पूछ सकता है पीएच एंड पीओएच रिलेशन हो गया, देन ऑस्टवल डाइल्यूशन लॉ पे क्वेश्चन आ गया, बफर सॉल्यूशंस पे आ गया, कॉमन आयन इफेक्ट पे आ गया। तो जितने भी सब टॉपिक्स है ना उसको अच्छे से आपको करके जाना है, मेनली बस फॉर्मूले पे ध्यान देना बच्चों। जब हम लोग डिटेल में वीडियोस बनाएंगे हर टॉपिक को, तो यू विल कम टू नो कि क्या टॉपिक करना है, किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे कम ध्यान देना है। वो सब चीजें जब हम लोग टॉपिक वाइज कवर होंगे करेंगे तो उसमें आ ही जाएगा, है ना। फिर केमिकल काइनेटिक्स में आपका आ जाता है, लाइक अभी हम लोग का आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ पीरियड, रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके ग्राफ्स। फिर हमारा आ जाता है अरेनियस इक्वेशन। तो इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट वाले आते हैं जो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, आराम से आप लोग कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा आ जाता है नर्स्ट इक्वेशन आ गया, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, डेल्टा जी E0 सेल रिलेशन, देन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे भी बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो ये सब चीजों पे बच्चों बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है और काम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी मोस्टली क्वेश्चन जो टेक्स्ट बैक के दिए हुए ना, उसके तो नॉलेज एटलीस्ट याद होना चाहिए आपको। जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए कि भाई अगर मैंने डैनियल से लिया तो व्हाट विल बी द फाइनल वोल्टेज, दैट इज 1.1 वोल्ट, वो प्रोड्यूस होता है। फिर हाउ द गिब्स एनर्जी इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल वर्क, ये सब फॉर्मूला। देन जो सेल रहता है, सेल के नोटेशन में जो नाम दिया रहता है ना कि भाई मैंने एनोड क्या यूज किया, कैथोड क्या यूज किया, इसका यूजेस क्या है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट आई एम गेटिंग इन अ पर्टिकुलर सेल, वो सब चीजें आपको ध्यान में यहां पे रखना रहेगा। अब ऑर्गेनिक अगर मैं बात करूं तो जो हमारे हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हो गया, अल्कोहल, फिनॉल, ये सब जो टॉपिक हैं, तो इनमें जितने भी हैं, अगर मैं ऑर्गेनिक का बात करूंगा तो ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों साइंटिस्ट के नाम का रिएक्शन। आप कुछ करो ना करो, लेकिन जितने भी रिएक्शन हमारे साइंटिस्ट के नेम पे हैं उसको अच्छे से करके जाना है। अल्डाल कंडेंसेशन, कैनिजरोज रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन, उल्फ किश्नर रिएक्शन, देन SN1 SN2 रिएक्शन, जितने भी हमारे हैं साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शंस है, लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यही नहीं, कभी कभी एकदम सिंपल सा बच्चों यूजेस वगैरह पूछ देता है, तो मेन अगर मैं ध्यान दूंगा तो साइंटिस्ट नेम पे आ गया आपका एक। देन प्रिपरेशन का मेथड क्या है, देन नेक्स्ट आ जाता है उसका प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, यूजेस क्या रहेगा, ये सब चीजों पे ध्यान हमें देना है। अगर इन सब चीजों पे हमने ध्यान दिया तो हमारा काम
बन जाएगा बच्चों। तो ऑर्गेनिक में बेसिकली साइंटिस्ट नेम पे कर लो काम, देन उसके बाद प्रिपरेशन, व्हाट आर द वेरियस मेथड टू प्रिपेयर, लाइक हलाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्डेहाइड हो गया, कीटोन हो गया, देन व्हाट आर देयर यूजेस। कभी कभी तो उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को बस रीअरेंज करने के लिए बोल देता है और उसमें अपना काम बन जाता है बच्चों। अब आ जाता है मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आ जाता है आपका, डीएनएफ ब्लॉक आ जाता है बच्चों। तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना रहेगा कि हाउ दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। मेन अगर रिएक्शन का बात करूंगा तो मेरा K2Cr2O7 का प्रिपरेशन, KMnO4 का प्रिपरेशन, उसके स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, यूजेस, ये सब तो पता ही होना चाहिए। और सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो रहता है हमारा डीएनएफ ब्लॉक का, जो लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड, जो हमारे सॉरी एफ ब्लॉक का लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड का डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स में से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो उन पे आपको ध्यान देना रहेगा। देन पी ब्लॉक का अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर, ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स, यूजेस, तो ऑक्सी एसिड्स वगैरह पता होना चाहिए, यूजेस पता होना चाहिए। तो बहुत सारा चीज है बच्चों बताने के लिए। इन शॉर्ट मैं बहुत सारी चीजें बहुत फटाफट भी बोल रहा हूंगा, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आपका टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है वो भी पता चल गया। तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। आपको फिजिकल करना है तो फिजिकल स्टार्ट करो, इनऑर्गेनिक करना है इनऑर्गेनिक स्टार्ट करो, ऑर्गेनिक करना है ऑर्गेनिक करो बच्चों, लेकिन स्टार्ट करो, स्टार्ट करिए। आपने एक बार स्टार्ट किया, आपने टाइम सेट किया कि मुझे इतना घंटा बैठ के पढ़ना है ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बोरियत होगी बट सेट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिए, जो अप्लाइड केमिस्ट्री वाला पार्ट है बस उसको रीड आउट कर लो। ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है, वाटर सलूबल कार्बोहाइड्रेट, वाटर इनसलूबल। देन उसके बाद हमारा आ जाता है उसमें भाई ग्लूकोज में कौन सा वाला बॉन्ड रहता है, कार्बन का 1 से 4 पे बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक का लिंकेज क्या है, वो सब चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और आप सब रख सकते हो। तो ये छोटा छोटा चीज है जो आप करोगे तो आराम से हो जाएगा। 12th का भी अगर पोर्शन अच्छे से कर लिया ना बच्चों, तो भले ही हम लोग बोलते हैं कि 80% मेरा 12th में कवर होता है, बट आई कैन गारंटी यू कि ऑलमोस्ट 86-90% मेरा 12th में से हो जाएगा कवर। बिकॉज 11th के भी बहुत सारे क्वेश्चन है ना जो 12th से रिलेटेड है, तो 12th में ही कंसिडरेशन आ जाता है उसका। इसलिए अगर आपने 12th अच्छे से किया तो आपका हो जाएगा सीईटी, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन यस 11th का बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द बेसिक्स। अगर किसी कॉन्सेप्ट का भी बेसिक नॉलेज अगर आपको चाहिए रहेगा तो 11th में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 11th का देखते हैं बच्चों। अब अगर 11th का बात करते हो तो बोलोगे सर सब टॉपिक आता है क्या 11th में? नहीं, ये मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है, टोटल 9 टॉपिक यही आपका 11th में आता है। लाइक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, स्टेट्स ऑफ मैटर, एड्सॉर्प्शन कोलॉइड, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन। लास्ट के 2 ऑर्गेनिक के टॉपिक तो करके ही जाना है। हाइड्रोकार्बन में है क्या यार, अल्कीन अल्किन अल्काइन, प्रिपरेशन कर लो, उसके स्ट्रक्चर कर लो, आईपैक नेमिंग कर लो, हो जाएगा, है ना। अब यहां पे जैसे रेडॉक्स का बात करते हो तो रेडॉक्स का कंटिन्यूएशन जो आता है हमारे 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है। तो अभी क्वेश्चन अगर मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिलेटेड पूछ दिया तो इट्स नॉट कंपलसरी कि रेडॉक्स से पूछे। वैसे ही सम बेसिक कंसेप्ट का जो कंटिन्यूएशन आता है हमारे 12th में सॉल्यूशंस आता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे जो आप एक्सपेक्ट करोगे मुझे सम बेसिक से आना चाहिए था, वो आपके 12th के सॉल्यूशंस में ही कवर हो जाएगा, है ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब बात आती कि सर 9 टॉपिक है तो क्या इसको भी 3 मार्क्स ही लाइक 12th स्टैंडर्ड? नहीं भाई, ये 9 टॉपिक है ना, तो सबको पकड़ के चलो, एक टॉपिक की आपको 1 मार्क मिल जाएगा। कभी कभी एक आध टॉपिक में 2 क्वेश्चन आ जाता है, बट मैक्सिमम चांसेस 1 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन ही आने का चांस रहता है एक टॉपिक से। तो 11th का अगर आपने पर टॉपिक कंसीडर किया, 9 टॉपिक है तो 9 का 1 मार्क कंसीडर कर लो। किसी में एक आध कभी आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपका 10 क्वेश्चन बैलेंस आउट हो जाता है, ठीक है। तो आपको जितना हो सका मैं से उतना मैंने कोशिश किया जस्ट टू ब्रीफ अबाउट कि भाई सीईटी का प्रिपरेशन कैसे करना है, व्हाट विल बी द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इनिशियल में स्टेज आपका ऐसा कुछ था, अब आपका स्टेज कुछ ऐसा हो गया रहेगा, है ना। तो पहले भाई बहुत टेंशन भरे थे, अब हमारा टेंशन खत्म हो गया और हम लोग कुछ ऐसे हो गए बच्चों। तो आपको ऐसे ही खुश रहना है
क्योंकि दिवाली आ गई है। पहले जो हम लोग स्टेटमेंट बोलते थे ना, उठा उठा सकाळ झाली, मोती स्नानाची वेळ आली। अब नया स्टेटमेंट ध्यान में रखो, उठा उठा दिवाळी आली, उठा उठा दिवाळी आली, अभ्यास स्टार्ट करायची वेळ आली। तर आता आपल्याला अभ्यास स्टार्ट करायचा है, शुरू करना है हमें अभी से अभ्यास करना, और अभी से प्रैक्टिस करना जरूरी है बच्चों। तो जो भी आपको बीच में रिक्वायरमेंट लगेगा कि ये टॉपिक चाहिए, वो टॉपिक चाहिए, सब रिक्वायरमेंट हमारी तरफ से फुलफिल के लिए आ जाएगा। तो टेंशन लेना नहीं है बच्चों, अच्छे से करते जाओ, गिव योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।